संगीत के 7 सुरों में बंधी है श्री राम मोहन दुबे की जीवन यात्रा। आगरा में जन्मे, पले बढ़े दुबे जी को इस शहर ने अवसर भी खूब दिए और कृष्ण लीला से जुड़े लोक संस्कार भी। शास्त्रीय, सुगम, लोक संगीत सभी में पारंगत राम मोहन दुबे पुराने जमाने के उस वैद्य की तरह है जो नब्ज देखकर सिर्फ रोग ही नहीं पहचानते थे, रोगी की आदतें और पूरा भूत भविष्य भी बता देते थे। आगरा विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट, सेना में नौकरी, मुंबई में फिल्म म्यूजिक के लिए काम और 1975 से लखनऊ दूरदर्शन में म्यूजिक कंपोजर के रूप में लंबा अनुभव। मन के मौसम यूट्यूब चैनल में श्री राम मोहन दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, तो दुबे जी, आगरा शहर ने आपको बहुत कुछ दिया और आपने भी शहर का नाम खूब रोशन किया। कुछ पुरानी यादें शेयर करें हमारे साथ। निगम जी, ऐसा था कि मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही मुझे संगीत का शौक था, फिर माँ बाप का भी थोड़ा सहारा मिला जी। और मेरे फादर जो थे तो आर्मी में, लेकिन उनको संगीत से लगाव था और वो चाहते थे कि मैं संगीत सीखूं, तो उन्होंने ही मेरे ये प्रबंध किया और मैंने फिर संगीत की शिक्षा विधिवत रूप से ली। मेरे गुरुजी थे पंडित पुन्नी महाराज शर्मा जी। आगरा के आसपास में एक गांव है छोटा सा पोखर्रा जी। वहाँ के रहने वाले थे और वो बेचारे आते थे और उन्होंने ही मुझे सारी शिक्षा दी। म्यूजिक कंपोजर का भी उन्होंने ही श्रेय दिया मुझे। क्या करता था मैं, जब वो अपने कोई भजन पुरानी शैली के सिखाते थे तो मैं उनकी एब्सेंट में उन भजनों को फिर अपने तरीके से कंपोज करता था और डरता मैं इसलिए था, उन्हें नहीं सुनाता था, डरता था कहीं वो नाराज नहीं हो कि तूने मेरे कंपोजिशन को ऐसा वैसा क्यों कर दिया जी। एक दिन चुपचाप उन्होंने मुझको ये सब करते हुए देख लिया और फिर आकर मुझसे वो बोले कि नहीं, तुम जो प्रयास करते हो करो, ये अच्छी बात है और तुम ऐसा मत सोचो कि मैं ना लूंगा। मैं उस जमाने के कंपोजिशन सुनाता हूँ, तुम इस जमाने के, अब जमाना बदल रहा है, तो इसलिए मुझे फिर म्यूजिक कंपोजर में थोड़ी सी साहस मिला। या उन्होंने जब मुझे अलाउ कर दिया जी, तो फिर मैं फिर म्यूजिक कंपोजिशन के चक्कर में फंसा और फिर मैं बहुत से कंपोजिशन किए। अच्छा, पढ़ाई लिखाई के दौरान आपने बहुत सारे म्यूजिक कार्यक्रमों में, यूथ फेस्टिवल और रशियन म्यूजिक कोई आया था तो डेलीगेशन, उसके साथ भी बहुत कुछ कार्यक्रम किए, स्टेज शोज किए। जी जी, ऐसा हुआ एक बार यहाँ पर रशियन डेलीगेशन आया हुआ था जी, जिसमें सारे आर्टिस्ट थे। तो यहाँ पर जननाट्य संघ ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया कि कुछ आर्टिस्ट उनके और कुछ हमारे, तो हम लोगों ने मिलजुल कर एक प्रोग्राम दिया था जो बहुत सक्सेसफुल हुआ। वो अपनी भाषा में बोल रहे थे, हम लोगों ने अपनी भाषा में। तो इसमें एक ग्रुप सॉन्ग मैंने तैयार किया था जो रेडियो मास्को से ब्रॉडकास्ट हुआ था। अच्छा। तो लेनिन तुम्हें सलाम, ये उसके बोल थे, तो यहीं के किसी राइटर ने लिखा था। तो ये इस तरह से मतलब उन लोगों के साथ मिलजुल कर प्रोग्राम दिया और वो लोग, हम लोग ऐसे आपस में हिल गए थे। भाषा उसमें सबसे बड़ी मुसीबत थी हमारे लोगों के लिए। वो हमारी भाषा नहीं जानते थे, हम उनकी भाषा नहीं जानते थे, लेकिन इंटरेस्ट दोनों में आता था। जब हमारा म्यूजिक सुनते थे वो बहुत खुश होते थे, हम जब उनका सुनते थे तो हमें भी बड़ी प्रसन्नता होती थी कि हमारा कुछ म्यूजिक उनसे मिलता जुलता लगता था। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर रहे थे वो इंस्ट्रूमेंट तो अलग थे, लेकिन जो हमारी सरगम है वही उनके यहाँ भी थी, लेकिन बात अलग थी मुझे। तो ऐसे हम लोगों का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया था। सन 54 में पहली बार जो है यूथ फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी जी। अब उस वक्त जो था उस सुगम संगीत की तरफ कोई लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं था, तो दूसरी जगह पर जहाँ रेडियो वगैरह थे, वहाँ रेडियो स्टेशन, वहाँ तो कंपोजर थे, नई नई रचनाएं करते थे। वहीं पर
तो वहाँ तो उन लोगों को सुगम संगीत के बारे में, लेकिन हमारे यहाँ आगरा में ऐसा कुछ नहीं था जी। तो वो फिल्मी गाने ही गाते थे। अब मैंने उन लोगों को बुलाया, मैंने कहा भाई फिल्मी गाने तो वहाँ चलेंगे नहीं, तो कोई भी गा सकता है। तो फिर बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इधर उधर इकट्ठा करके प्राइवेट कंपोजिशंस को इकट्ठे किए और वो सिखाया। मैं तब पार्टिसिपेट किया इसमें। और दूसरी चीज ये थी कि पहला इस तरह का था, उस वक्त आगरा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जी। उधर कानपुर तक आगरा से ही, बरेली आगरा के अंडर में था, अजमेर, ग्वालियर, ये सब आगरा यूनिवर्सिटी के अंडर में आते थे। तो अब यहाँ से आगरा यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना था, तो अब हमको ये ड्यूटी लगाई गई मेरी कि आप जितने कॉलेजेस हैं वहाँ से जो अच्छे टैलेंटेड है लोग हैं उनको ढूंढो। तो खैर वो फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से जाना था, तो वहाँ पर सबसे पहले गए हम मेरठ। वहाँ पर एक बंगाली कोई लड़की थी, बहुत अच्छा डांस करती थी वो, उसको कथक के लिए लिया। ग्वालियर से कमला राजा गर्ल्स कॉलेज की लड़की थी, उसने मणिपुरी डांस में किया था। और इस तरह करके हम लोगों ने पूरे ग्रुप को इकट्ठा किया जी। कुछ कानपुर से ग्रुप सॉन्ग लिए अवधी भाषा के और इससे के, तो मिला जुला प्रोग्राम हम लोगों का आगरा यूनिवर्सिटी से गया। उसमें एक गाना हम लोगों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी का, जबकि शायद लखनऊ में इतना पॉपुलर नहीं हुआ, हमने आगरा में बहुत पॉपुलर किया जी। वो गाना था कोरस था वो, नंद बाबा जी को छैया। अच्छा। तो उसमें हाँ, तो वो शायद लखनऊ में इतना लोगों ने पॉपुलर नहीं किया, हम लोगों ने यहाँ उसको बहुत बार गाया बजाया जी। फिर जब उसमें गया तो एक बार फिर मुलाकात हुई मुझे चतुर्वेदी जी से, जिन्होंने ये कंपोज किया था। और मेरा इंट्रोडक्शन कराया था कमल जी ने। तब मैं राधा वल्लभ जी को पहचानता नहीं था, मैं जानता था। तो फिर मैं लेकिन मैं मिलने का इच्छुक था, क्योंकि वो इतना कंपोजिशन इतना पॉपुलर हुआ। तो फिर मेरी जिज्ञासा हुई कि भाई ऐसे आदमी से मिलना चाहिए। तो मेरी कम उम्र थी, मिला मैं कमल जी के द्वारा, और फिर उनसे सारी बातें कमल जी से, उन्होंने कहा कि देखो इतना छोटा सा बच्चा है, आज तक मुझसे ये कोई पूछने नहीं आया कि कंप्यूटर के लिए भी इम्तिहान देना है। तो मैंने उनसे कुछ बारीकियां पूछी, मैंने कंप्यूटर को क्या क्या करना चाहिए। तब उन्होंने मुझे सारी बातें बतलाई थी कि कंप्यूटर को ऐसे ऐसे इतने गाने कंपोज करने पड़ते हैं, लेकिन उसमें एक गाना तुम खुद भी गाना, ये राज की बात थी। तो मैंने कहा खुद गाना इसलिए चाहे तुम्हारी कैसी भी आवाज हो, लेकिन एक गाना तुमको खुद गाना है। मैंने कहा वो इसलिए है, तो मैंने कहा मैं तो वॉइस इतनी अच्छी नहीं है। बोला नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, वो लोग ये देखना चाहेंगे ऑडिशन में कि आप जो गाना कंपोज कर रहे हैं वो जिसको सिखाएंगे आप कैसे सिखाएंगे। तब उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही थी, और जो मेरे सामने लता जी के सामने भी आई थी वही बात। तब उन्होंने मुझसे यही कहा था, बोला अच्छा मुझे बतलाओ, लता से कोई अच्छा, जितने म्यूजिक डायरेक्टर हैं तुमसे कोई अच्छा गा सकता है? तो मैंने कहा नहीं। और ऐसे ही मेरे साथ हुआ, जब मैं लता जी को एक गाना सिखाने के लिए गया, मेरे डायरेक्टर साहब ने कहा कि जाओ तुम खुद ही सिखा के आओ। और वो गाना नीलम जी ऐसा था जिसका कोई बीटर ही नहीं था, मैं आपको खाली एक मुखड़ा बतलाता हूँ उसका था। अभी याद आ जाएगा मुझे, मैं बतलाऊंगा अभी। तो वहाँ भी लता जी ने मुझसे यही कहा था, अरे बोला तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारे और जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं हमको मालूम है वो कैसा गाते हैं, लेकिन हम समझते हैं उनकी भावनाओं को, इसलिए उनके कंपोजिशन गा रहे, इसलिए तुम डरो मत, गाओ। तो वो जो फोटो है आपके पास जी, वो इसी समय की है जी जी। वो था आजा रे तेरा एक सहारा, कोई ये ना कहे मेरा कोई नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ बताइएगा, इनको क्या कोई कंपोज करेगा। लेकिन कुछ भगवान की ऐसी कृपा रही कि वो मैंने जब कंपोज किया तो मेरे डायरेक्टर साहब यही बोले
कि तुम खुद ही सिखा के आओ गाने। तो मैंने जब इसका मुखड़ा उनको बतलाया तो पहले तो लता जी बड़ी हंसी, बोले ये गाना क्या है जी, आजा रे तेरा एक सहारा, कोई ये ना कहे मेरा कोई नहीं। तो उसके बाद जब मैंने उसकी तर्ज सुनाने को हुआ तो मेरी हालत ये थी, अब उंगलियां कांप रही थी हारमोनियम पर, गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तब उन्होंने मुझसे ये कहा कि देखो तुम तो बहुत अच्छा गाए हो, तुमसे गए भी थे लोग हैं, लेकिन हम उनकी तर्जों को गाते हैं, हम जानते हैं वो जो बात चाहते हैं वो हम जान लेते हैं, खटके मुर्गी ये वो टेक्निकल बातें हैं तो वो तो नहीं समझते हैं, लेकिन अब वो जगह जो देते हैं उसमें हम लोग समझ जाते हैं, कंपोजिशन में चार चांद लग जाते हैं। मतलब तुमने तो ऐसा कंपोजिशन किया, तुम्हारा पहला इम्तिहान है। तब फिर उन्होंने मुझसे ये कहा था कि तुम कभी भी किसी भी कंपोजिशन को तर्ज बना सकते हो, ये मुझे पूरा विश्वास है जी। अच्छा मैंने उन्हें सुनाया जी। दुबे जी एक चीज, हाँ आप अपनी बात पूरी कर लीजिए पहले जी। नहीं, फिर उसके बाद उन्होंने यही कहा कि बहुत मुश्किल बात है कि जिसका कोई ईटर नहीं मीटर नहीं तुम उसको कंपोज कर रहे हो, तो वो कभी ऐसा चांस मिला तो बैठ के सुनाऊंगा मैं आपको कुछ तर्ज मैंने क्या बनाई थी जी। दुबे जी सेना में जाने का विचार कैसे बना आपका? जी वो ऐसा हुआ कि सन 62 में फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से एक प्रोग्राम देना था दिल्ली में, जहाँ लता जी ने वो गाना गाया था है मेरे वतन के लोगों जी जी। तो उसमें वहाँ उस वक्त माहौल सारा का सारा चाइना के खिलाफ और वो सब मिलिटराइज हो रहा था जी। तो मुझे मतलब एकदम दिमाग में आया, अच्छा सब लोग घर में सारे लोग आर्मी वाले थे, तो मेरे दिमाग में आया कि भाई मुझे भी आर्मी में जाना चाहिए। तो शिवाजी मैंने नीलम जी किसी टाइम में इसका सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया था। अच्छा अच्छा। तो उस चक्कर में मैंने फिर यहाँ एक डिपार्टमेंट था मिलिट्री एस्टेट्स ऑफिस जी, वहाँ मैंने अप्लाई किया, तो वहाँ मुझे वो जॉब मिल गया। उसके बाद में क्योंकि आर्मी में उस वक्त कैजुअलिटीज बहुत हुई थी, तो मुझे फिर कश्मीर ट्रांसफर मेरा कर दिया और वहाँ पर जाकर मिलिटराइज कर दिया गया जी। सब मतलब सब पहनावा ओढ़ना सब जो कुछ है मिलिट्री वाला जैसा हो गया। ऐसे मैंने ज्वाइन की आर्मी। उसके बाद 65 जी हाँ 65 की लड़ाई में ही वही था मैं। अच्छा। तो 65 की लड़ाई में मुझको एक छोटा सा अवार्ड भी मिला था समर सेवा के नाम पे। वाह, बहुत खूब। तो ऐसे मेरा आर्मी में जाना हुआ जी, वरना तो दूर दूर तक कोई पता नहीं था जी। तो जब फिल्म इंडस्ट्री में बातें होती थी तब मुझे पता लगा कि मदन मोहन जी भी आर्मी में कभी थे, खयाम साहब भी आर्मी में थे कभी। जी नहीं, अब यहाँ पर आपको रोकूंगी थोड़ा कि सेना के बाद फिर मुंबई का कार्यक्रम कैसे बन गया? वहाँ फिल्म संगीत के लिए बहुत सारे कलाकारों म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया और बड़े दिलचस्प अनुभव है वहाँ के आपके, तो कुछ उस बारे में बताइए। उसके बाद ये हुआ कि सन 65 की लड़ाई के बाद में जी होम स्टेशन मिलता है, तो वो मैंने जो है ना अपने पुराने डिपार्टमेंट में अप्लाई किया कि मुझे अब आर्मी में नहीं, मैं पुराने डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ। तो वहाँ पर अभी ये करस्पॉन्डेंस चल ही रही थी, इस बीच में इमरजेंसी ओवर हो गई। अच्छा। और जैसे इमरजेंसी ओवर हुई तो मुझे पुराना मेरा बम्बैया जो घुसा हुआ था दिमाग में तो फिर से लौट आया। मैंने फटाफट रिजाइन किया जी और मैं फिर पहुंच गया बॉम्बे। तब फिर वहां से फिर वही पुरानी यादें शुरू हो गई। जी। मदन मोहन जी के बारे में कुछ बताइए। मदन मोहन जी का बारे में यह है कि एक तो वो बहुत स्ट्रिक्ट आदमी थे जी, वेल डिसिप्लिन्ड आदमी कहना चाहिए जिनको, वो थे वो फालतू बात पसंद नहीं करते थे, काम की बात को पसंद करते थे। और सबसे बढ़िया बात ये थी कि वो बड़े भारी जानकार थे
संगीत के, जी शास्त्रीय संगीत हो, चाहे लोक संगीत हो, चाहे सुगम संगीत हो। जी और यही आप आज भी आप देखिएगा उनकी रचनाएं, आज भी जी। इनका कोई जवाब नहीं है। और तो आपने इसलिए जी वो सबसे अच्छी बात उनमें ये थी कि मैं तो सीखने मतलब एक स्टूडेंट बन के जाता था। हम्म। तो जब उनके कंपोजिशन होते थे तो मैं सुनता था और मैं उनके साथ बैठता था। पता नहीं मनोज वहीं पैटर्न रोड पे ही रहते थे वो, जी लता जी के घर के आसपास ही। हम्म तो फालतू लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे मैं। हम्म तो मैं उनसे कुछ ना कुछ ज्ञान की बात लेने के लिए इसलिए तो उनके टच में आया। जी लेकिन उनका कोई ना सहयोगी यार वो नहीं रहा। हम्म। लेकिन ये था कि उनके शुभचिंतकों में से या उनको अप्रिशिएट करने वालों में से एक था। जी तो काम तो और आपने बाकी का रोशन जी के साथ भी खूब किया। रोशन जी और जयकिशन जी के साथ, जयकिशन जी से भी मेरी ज्यादा पड़ती थी जी स्टूडेंट लाइफ से। मैं उनका फैन था। मैं उनको लेटर लिखा करता था और जी मैं उनकी कमियां लिखता था, इसको उन्होंने बड़ा लाइक करते थे। जी जी तो उन्होंने मुझसे कहा भी था तो देखो फैन तुम्हारे बहुत है और बहुत तारीफ करने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी तारीफ तुम्हारी है, इसलिए कि तुम बड़ा ध्यान से और बड़े माइन्यूटली चेक करते हो किसी चीज को और उन गलतियों को तुम बतला देते हो। जी तो इसलिए मैं तुमको बड़ा लाइक करता हूँ। इसलिए उनके पर्सनल लेटर वगैरह भी आते थे। उनके साथ जुड़ने में उन्होंने एक चक्कर पड़ा कि जैसे जितने खुश मिजाज जयकिशन जी थे उससे जस्ट रिवर्स थे शंकर जी। जी तो इसलिए उनके ग्रुप में मैं नहीं जाता था, लेकिन वैसे वो मुझे बुलाते थे, कोई बात होती थी पूछताछ करते थे। वो तीसरी कसम वाला किस्सा सुनाइए जो जिसमें आपने मदद की उनकी नौटंकी शैली में। जी उसमें हुआ ये था, एक पिक्चर कहानी लिखी गई, शैलेंद्र जी की पिक्चर थी वो। जी तीसरी कसम। जो हाँ, तो उसमें एक जिक्र आया मेले तमाशे का। जी तो उन दिनों में यहाँ पर जो है ना अपने यूपी में बिहार में मेले तमाशे होते थे तो नौटंकी जरूर होती थी। तो जब नौटंकी का जिक्र आया, अब हमारे साथ मुश्किल क्या हुई थी, तो नौटंकी का जिक्र आने पर अब हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो दोनों कोसों दूर थे इस नौटंकी में। तो उन्होंने जयकिशन जी ने मुझे बुलाया, बोला देख मुझे ये जो नौटंकी यहाँ पर नौटाक तो सब जानते हैं बम्बैया लोग, नौटाक वहाँ पर शराब को बोलते हैं। बोले कि नौटंकी क्या होता है? तब मैंने बताया कि वहाँ का एक फोक का फॉर्मेट है। अब बोला रेयर है, इसको अब हर एक आदमी गाने में बड़ी जान वाली चीज चाहिए और इसमें भी दो तरह की पद्धतियां हैं, ईस्ट और थोड़ी सी वेस्ट की, ब्रिज की और अवध की। तो फिर वो बात और बढ़ते बढ़ते उसमें शैलेंद्र जी भी थे और राज साहब भी थे। राज साहब जो राज कपूर जो थे वो बड़े मतलब उनको कहते ही संगीत की बड़ी नॉलेज थी। मतलब ये नहीं कि वो प्रैक्टिकल हो तो किसी राग को गा दें, लेकिन ये था कि वो अच्छी बोली की पहचान जानते थे कि हाँ ये गाना ऐसे हिट हो सकता है, ये हो सकता है। और यही कारण है, आपने देखिए उनकी जितनी फिल्में थी उनके गाने सब हिट हुए। संगीत पे बहुत ध्यान दिया जाता था। हाँ बिल्कुल। तो उस वक्त असल में इस तरह के लोग भी थे। तब वो नौटंकी का जब जिक्र आया तब फिर मैंने उन्हें बताया, तब मुझसे पूछा उन्होंने कि कौन गाएगा, ये शैलेंद्र जी ने पूछा था। तो वो जानते थे कि यहाँ तो नौटंकी वाले रहे नहीं। तब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा नौटंकी को गाने वाला तो एक ही आदमी है साहब, तो शंकर शंभू। तो शैलेंद्र जी एकदम चौंक पड़े, अरे बोले तो वो तो कव्वाल है। मैंने कहा कव्वाल जो आज है वो कल जो थे वो नौटंकी के आर्टिस्ट थे। अच्छा, या मैंने नहीं मालूम था, मुझे तो मालूम है, और अलीगढ़ के रहने वाले थे वो। चलो अच्छा, तब शैलेंद्र जी भी ब्रिज के ही रहने वाले थे ना, मथुरा में बहुत दिन रहे। फिर उसके बाद जो है ना उसको बुलाया गया था शंकर शंभू को। जी शंकर जी आए तो वो भी मतलब रूम में सारे लोग बैठे हुए थे।
तो पहले इन्होंने छूटते ही आते ही पूछा, पहले बोला यार मुझे ये बतलाइएगा कि मेरा नाम किसने बदलाया। तो नौटंकी की बात है। तो मैं तो बहुत जूनियर में लोगों में था, तो जैकिशन जी ने बतलाया कि इन्होंने बदलाया तुम्हारा नाम। तो मेरे को 5 मिनट तक तो देखते रहे। उसके बाद बोले तो भैया मैं जब नौटंकी में काम करता था तो तुम या तो पैदा नहीं हुए होंगे या तुम घुटनों चलते होंगे। तो मैंने कहा, फिर मैंने उनके फादर का नाम लिया। मैंने कहा मुझे तो उनका भी नाम पता है। तो मैंने उनके फादर का नाम लिया, तो मुझे तो चुन्नीलाल जी के बारे में पता है। तो वो सब एकदम कमाल रह गए। बोला हाँ इसका मतलब तुमने बड़ी स्टडी की है लोगों को जानने के लिए। तब फिर मैंने उनसे कहा, मैंने आप सुनिए, मैंने शंकर जी आप इनको सुनाइए नौटंकी के फॉर्मेट। तब उन्होंने वो गैर तवील वगैरह सुनाई। तो राज कपूर से बस हो गए। तो उन्होंने तो रेयर चीजें थी तो कभी सुनी नहीं थी उन्होंने। फिर वो जो है बस माहौल ऐसा बना तो वो रिकॉर्डिंग हुई, सुपर हिट हो गया गाना बिल्कुल। अच्छा दुबे जी, रोशन जी की बात हो रही थी, उनके साथ आपका कैसा रहा? हाँ, रोशन जी से मुलाकात ऐसे हुई कि हम एज म्यूजिशियन काम करते थे। एक बार किसी रिकॉर्डिंग में बहुत पुराने म्यूजिक डायरेक्टर थे, बुलोची रानी सिद्धि थे, लेकिन ये उस टाइम की बात है जब के टाइम के डायरेक्टर थे, जब सैगल वैगल काम का हो रहा था टाइम था। लास्ट में उन्होंने एक पिक्चर में दिया था जिसमें सिया चातमा ने गाने गाए थे, भाई साहब पिक्चर का नाम था। तो उनसे बातचीत ऐसी होती नहीं। तो उनसे हमने कहा, मैंने कहा हम तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे, अब म्यूजिशियन बन गए। तो बोला कि नहीं ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बम्बई में आए हो खाना तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए बोलो ठीक करते हो तुम, लेकिन मैं तो बताता हूँ अगर तुम्हें वाकई में म्यूजिक डायरेक्टर बनना है तो एक आदमी के पास चले जाओ, वहां से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है आप बदलाइए। तब उन्होंने रोशन जी का नाम बदलाया। रोशन जी को कभी मैंने उनका एक कंपोजिशन सुना था, फिल्म थी नौबहार, इसमें एक भजन उनका बहुत पॉपुलर हुआ था, तेरी न तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। बहुत मशहूर है वो। हाँ बहुत बहुत पॉपुलर हुआ था वो। तो फिर उसके बाद वो दिमाग में एकदम आया, मैंने कहा आज बड़ी आदमी है, जरूर मिलूंगा मैं इनसे। मैं गया उनसे मिलने। तो बेचारे बड़े बड़े भावुक से आदमी थे वो, सॉफ्ट नेचर के एकदम, बहुत धीरे से बात करना, ये तो सब साथ आते ही नहीं था उन्हें। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ठीक है तुम आओ मेरे पास कोई काम दाम है नहीं, तुम अपना टाइम खराब करोगे। मैंने कहा जो कुछ भी मैं आपके पास बैठूंगा, आपसे बातचीत करूंगा, उसी बीच में आपसे कुछ सीखने की बात कर लूंगा। ये सिलसिला चलता रहा। और वो बेचारे बड़े छोटे से घर में रहते थे यार, छोटा बस फिर करना आना जाना। उन्होंने कहा जब तुम्हारे पास टाइम फुर्सत हो अपना काम छोड़ कर बताना। तो मैंने कहा नहीं, मैं जब भी मुझे ऐसे टाइम मिलेगा मैं आया करूंगा, मैंने कोई टाइम के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं बोले तुम कभी भी आ जाओ। तो मैं उनसे मिलने लगा। अभी कोई महीने 15 दिन हुए होंगे या ज्यादा हुए होंगे, तो रमेश चंद्र और भारत भूषण के बड़े भाई आए हुए रोशन जी के पास। तो उन्होंने कहा रोशन मैं एक पिक्चर बनाना चाहता हूँ, म्यूजिक दोगे? तो मैं बीच में बोल पड़ा। मैंने कहा बैठे काय के लिए आप जनता मेरी मिसाल देखने रहे, ये बीच में पढ़ने लगा। तो रोशन जी ने कहा कि यही बात करेगा। तो मेरी हिम्मत थोड़ी सी पड़ गई। चंद्र साहब सीधे ही फ्रेंडली बोले मुझसे कि कैसे नहीं मिलेगी। मैंने कहा ठीक है साहब। मैंने कहा रिलीज के बाद तो देंगे आप। वो रमेश चंद्रा के काम खड़े हुए, बोला कि ये लड़का जो है इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानता है। बोला हाँ ये मेरा प्रॉमिस है कि रिलीज के बाद में दूंगा पिक्चर। ठीक है। शुरुआत हो गई, इसके बाद कोई बात नहीं हुई, पैसे होगी एडवांस कोई नहीं।
तो सबसे पहला गाना हम लोगों ने कंपोज किया जिंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की रात। अरे वाह। तो वो गाना मतलब ऐसा कंपोजिशन बन गया कि उसको 2 वर्जन में करना पड़ा। लता जी ने भी गाया और रफी ने भी गाया। तो वो करने के बाद में रिकॉर्डिंग जब पूरी हो गई, फिर वो कव्वालियों वाला चक्कर शुरू हो गया। कव्वाली ऐसी हिट हुई थी किचन में। तो उन्होंने क्या होता था फिल्म की के रिकॉर्डिंग को बार बार ऑडियंस में लाना बहुत जरूरी होता था जी। तो इन दिनों में अगर आपको याद हो, क्योंकि आपकी भी स्टूडेंट लाइफ रही होगी ना, एक गोपाल शर्मा से रेडियो सीलोन पर अराउंड जस्ट जी, एक चेतन खेड़ा, गोपाल शर्मा, ऐसे 2-3 लोग थे। गोपाल शर्मा जो थे वो मथुरा के थे, हिंदी के लेक्चरर कभी थे यहाँ। बस वो उनसे मुलाकात, वो वहाँ आते थे HMB के ऑफिस में जी। तो उनसे मेरी जान पहचान तो थी। तब मैंने उनसे बताया, मैंने कहा ऐसा ऐसा है, आप हमारी ये फिल्म है और इसको पॉपुलर होना। बोले तो मुझे सारी डिस्क ला के दे दो। वो मैंने उनको पूरा सेट ला के दे दिया। उन्होंने वो फिर बीच में बजाने शुरू कर दिए। तो फिल्म रिलीज होने से पहले गाने का पॉपुलर हो गए जी। जयश्वन जी तैयार नहीं थे उद्घाटन के समय पर, जिसमें प्रीमियर हुआ था तो जाने को तैयार नहीं थे। तो हमने बड़ी मुश्किल से उनको तैयार कर बोला कि आज से हो गए थे। अरे बोला पता नहीं इसको कोई लाइक करेगा नहीं, आप चलिए। तो वहां पर ये नतीजा देखने को मिला। उन दिनों में वो रिवाज हुआ करता था, कोई गाना पसंद आता था मम्मी को तो पैसे भेजती थी। तो वो जो पैसे देखे वहां पर जो रोशनी प्रसन्न हुए और बोला आप चलो बस ठीक है, देख लिया हमने तो चले आए। लेकिन वो गाने तो भगवान की ऐसी कृपा हुई तो प्रोड्यूसर की लाइन लग गई जी जी। तो जब जिस वक्त राजचंद्रा जी ने पैसे दिए, रविचंद्रा जी ने, उससे पहली फिएट कार खरीदी गई थी कैथिंग में। अच्छी तरह आ गए। तब फिएट की कीमत थी 12-13 हजार रुपए थी। अच्छा, रोशन जी के साथ में, रफी साहब के साथ में और साई लुधियानवी जी के साथ में एक किस्सा है आपके पास, वो बताइए जरा। हाँ, उसमें ऐसा हुआ था, एक रिकॉर्डिंग थी ये ताजमहल पिक्चर की गाने जी। तो उसमें एक गाना किया था कि जो बात तुझमें है तेरी तस्वीर में नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा वो है जो लास्ट वाला था ना जी, वो अटपटा सा लग रहा था। तो मैंने पहले तो रोशन जी से कहा, मैंने कहा ये है को काटा जाए। नहीं, मैंने कहा फिर वो रोशन बोले नहीं ऐसे नहीं, शायद साहब को समझा के फिर उसके बाद कही जाए। तो बिना सुने जब हमने कहा जब ऐसे ही, तो फिर उसको गा के बदलाया हमने। फिर मैंने देखिए इसको आके तो ऐसे बात बनती है, जो बात तुमने है तेरी तस्वीर में नहीं। तो रफी साहब और वो सभी उसमें बोले हाँ बात तो ठीक कह रहा है ये। फिर खैर शायद साहब मान गए। उसको वो आपने देखा होगा करेक्शन कर रहा है रफी उसमें। फोटो है ये, एक फोटोग्राफ है। हाँ, तो ये उस वक्त भी है। तो ऐसे इंसिडेंट अक्सर होते रहते थे वहाँ जी। और रफी साहब के साथ भी आपका काफी संपर्क रहा, कैसे था स्वभाव उनका? रफी साहब असल में बहुत ही बढ़िया आदमी थे। तो सही मायने में मियां आदमी कहना चाहिए उनको जी। एक तो उनको कोई घमंड नहीं था, कोई किसी प्रकार की मतलब जाति नहीं थी। आपने और बाद में सुना होगा कि जो बीच में फ्रिक्शन हुए थे लता जी में, रफी साहब में, और इंडस्ट्री में कुछ गड़बड़ ज्यादा चली थी जी। तो वो एक जगह जस्टिस को पसंद करते थे रफी साहब। बोला चाहे कोई भी हो, लताई से रिगार्ड खाता सिर्फ रॉयल्टी के वजह से हुआ था। रफी साहब ये कहते थे कि रॉयल्टी का आधा पैसा जो है वो म्यूजिक डायरेक्टर को मिलना चाहिए और आधे पैसे में से प्रोड्यूसर और हम लोगों को मिलना चाहिए। बताइए ये नहीं होगा तो नहीं हमारा। तो रफी साहब ने एक ही जवाब दिया था, बोला मेरे को अगर ये म्यूजिक डायरेक्टर हमारे लिए ये तर्ज नहीं बनाए तो हम क्या करेंगे? आप किसी का हाथ क्यों मार रहे हैं?
इस बात पे थोड़ा सा फ्रिक्शन हो गया था। फिर थोड़ा सा आपको अंदर की बात बताऊं, वो ज्यादा बतानी ज्यादा बुरा मान नहीं। इधर शंकर ने क्या किया कि कोई शारदा नाम की लड़की को ले आए और उसको बोला कि लता बनाना है। तो जय किशन जी ने कहा ना, बोला ठीक है तुम लता तो उसे क्या बनाओगे, लता तो लता ही रहेगी। और ये है कि आप उनको इसको बनाओ, ठीक है इसको इसका जो नाम है वही तक रहने दो, लेकिन तुम ये मत कहो कि इसे लता बनाएंगे। इस बात को उन दोनों में फ्रिक्शन हुए। तो आपको फिर उसके बाद में उन्होंने जय किशन जी ने शंकर को कंपोजिशन में जवाब दिया। सात सवेरा का एक ठुमरी थी जिसमें सुमन कल्याणपुरकर और मोहम्मद रफी ने गाया है, जमुना आए बालमत सावन भी तो जाए। लता जी की आंखें खुल गई थी वो देखकर। तो भगवान की बड़ी ऐसी कृपा हुई कि मिलना था। उसी वक्त हृदयनाथ की शादी की बात हो रही थी। तो लता जी इन्विटेशन कार्ड लेकर ये वहां पहुंची, तब इनका कॉम्प्रोमाइज हुआ है। चलिए बढ़िया। तो ये सब खेल होते रहते थे। अभी आपको एक और मजे की बात बताऊँ आप जी। एक प्रोग्राम ऐसा था जिसमें लता पन्ना डे और रफी साहब दोनों को आना था और दोनों को गाना था जी। तो जब बीच में टाइम मिला हम लोगों को तो आपस में बात हो रही थी, रफी साहब ये गाते हैं वो गाते हैं फलाना, दादा आपका भी जवाब नहीं है। तो दादा ने फिर एक ही बात जवाब दिया बंदा ने कि देखो भाई एक बात बता दूं मैं आपको, ये रफी जो है ये आसमानी उस्ताद का शागिर्द है और मैं जमीन के उस्ताद का शागिर्द है। तो सीधा कहने का मतलब था ये गॉड गिफ्टेड है। और वाकई में सही बात है, शादी का कुछ कह ही नहीं सकते। लाइट गाए तो ऐसा गाए, ऊधम वाले गाने गाए तो वैसा गाए, तेल मालिश का गाना गाए तो अलग गाए, भजन गाए तो भजन गाए। तो वैसे ही अपने अपनी जगह है सबकी। भगवान किसको क्या दे देगा कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, एक किशोर साहू जी की फिल्म थी जिसका एक किस्सा आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सुनाया था, काली घटा फिल्म का। काली घटा जी, ये बीना राय जी की, बीना राय और आशा माथुर दो नई नई हीरोइन आई थी जी। पहली पिक्चर थी बीना राय जी की। तो उसमें एक गाना कैसा पिक्चराइज करना था जो उसमें कार के हॉर्न की आवाज यूज करनी थी जी। तो रिकॉर्डिंग करते समय हम लोगों ने उसको इस तरह से यूज कर लिया। जब इसको डायरेक्टर पिक्चराइज करने के लिए गया तो उसको वहां पर कुछ और चीज नजर आई, तो उन्होंने कहा नहीं मैं इसको एक बोट पर पिक्चराइज कर लेता हूँ। अच्छा, कर लिया मैं कैसा म्यूजिक पर इतना मान लीजिए कोई ध्यान तो देता नहीं है। तो पिक्चर पिक्चराइज करके ले आए। तो हुआ यह कि ये निरंजन जब फिल्म को बेचना होता है तो उसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूटर कुछ और उनके लोग या अपने स्टाफ के कुछ खास लोग उस फिल्म को देखते हैं। पूरी फिल्म को नहीं देखते, बीच बीच में देखते हैं, गाने वाने देखते हैं। तो उसमें ये गाना जो है आया तो उसमें तो नाव पर उसमें हॉर्न की आवाज आई। मैं ही बैठा हुआ था, वो मेरे अचानक वो ताली मैंने बजा दी। वो सब सनाता था मैं इसमें अकेले में ताली बजाई, क्या ऐसी क्या बात लगी इसे। तो फिर चुपचाप जो है ना जय किशन जी आए मेरे पास, ये इसमें वो हो रही है। अच्छा सर, बीच बीच में आवाज आ रही है, ठीक है ऐसा तो नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है। अच्छा, फिर वो मैंने जो है बतला दिया उनको कि वही ऐसा है, मैंने तो आज तक देखा नहीं, नाव में कार का हॉर्न बज रहा हूँ। तो वो उनको सब समझ में ये तो बोट पे शूटिंग हुई है और कार का हॉर्न बज रहा है और बज रहा। फिर उन्होंने फिर से शूटिंग करी उसको मोटर वोट में दिखाया। ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। खयाम साहब के साथ भी आपका पत्राचार का बड़ा अच्छा संबंध था। हाँ,
खयाम साहब से ऐसा हुआ, जब मैं दूरदर्शन में आ चुका था जी, तो एक पिक्चर देखने गया मैं इनकी उमराव जंग। तो थिएटर में देखने के लिए गया, तो वहाँ ये बहुत पसंद आया था। मैं नीलम जी को बड़ा माइन्यूट देखता हूँ किसी, तो उसमें जो है पिक्चराइज किया हुआ था, बहुत अच्छा रोमांटिक, सरसों का खेत था, उसमें उन्होंने एक कला वाली दिखाती हुई हीरो हीरोइन की, और उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था वो सरोद और सारंगी का था। अच्छा। दोनों का ऐसी अच्छी जुगलबंदी थी कि देखिए, अब इसमें मेल से तो संबंधित बना दिया उन्होंने उस हीरो को, और सारंगी ने हीरोइन को। तो कॉम्बिनेशन इतना अच्छा मुझे पसंद आया। आने के बाद मैंने बैठकर खयाम साहब को लेटर लिखा जी। मैंने कहा मैंने बहुत सी फिल्में देखी बैकग्राउंड म्यूजिक पर भी, लेकिन आपने ये जो पिक्चर में बैकग्राउंड दिया है इसका जवाब नहीं है, और इससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता है जी। तब उनका ये जवाब था, बोला गानों के ऊपर तो बहुत से लोग कमेंट लिखते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक में सही बात है। मुकेश जी की रिकॉर्डिंग जी, मुकेश जी की रिकॉर्डिंग में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होता था जिसमें ओवर टाइम नहीं मिले। मेरी अपना जी हाँ, मेरी अपनी लाइफ में मैंने एक ही गाना ऐसा देखा जो आधा घंटे पौने घंटे में शुरू हुआ और खत्म हो गया, जब फाइनल रिकॉर्डिंग हो गई। वो फिल्म थी संबंध, म्यूजिक डायरेक्टर थे ओपी रैयस जी। गाना था चल चल अकेला चल, चल अकेला चल। हाँ, तो वो पहली बार में जो है वो भैया साहब में एक खास बात ये थी कि अगर उनको पहला कट अगर पसंद आ जाए तो वो फिर दूसरा कट नहीं करते थे, बैकअप करा देते थे। यही वर्जन के जब मुकेश जी ने गाया, आशी भगवान की कृपा कि आधा घंटे से वो रिकॉर्डिंग फट से हो गई। अब जो है म्यूजिशियन परेशान के कहा जाए, भाई पूरी शिफ्ट जो है 11-12 बजे तक चलती है, वहाँ 8-8:30 बजे खेल खत्म हो गया। अब सब भागते मेरे यार बहना मुझे बता करो कहाँ हो यार, ऐसा होता था वहाँ जी। तो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए म्यूजिशियन मुश्किल से मिलते थे, तो उसमें कोई टाइम लिमिट तो होती नहीं थी, कैसे फिक्स थे उसमें इतने पैसे मिलेंगे जी। अच्छा, इसी मुंबई के दौरान ही आप एक बार आगरा आए, ये 1957 की बात है, तो आपने कुछ छुट्टियां थी आपकी, तो आपने बहुत एक खास प्रोग्राम वहाँ पे तैयार किया था, कुछ उसकी यादें बताइए। हाँ, वो ऐसे हुआ ऐसा कि मैं उस प्रोग्राम की वजह से तो आया नहीं था, तो अपने घर पर आया हुआ था और आता रहता था महीने 2 महीने 4 महीने में। इसी बीच में आया हुआ था, तो उन दिनों में एक चक्कर चल रहा था, 1957 की बात है ये जी। इंटरनेशनल टूरिस्ट ईयर मनाया गया था पूरे वर्ल्ड में। तो आगरा तो मेन मतलब उतना आता है टूरिस्ट प्लेस में, तो यहाँ पर भी मतलब बतलाया गया कि भाई ये है। तो एक दोस्त मेरा था बाथुर, जो उनका पीए था एडमिनिस्ट्रेटर का जी, वो मेरे इंतजार में था, और चांस की बात कि मुझे वो एक रास्ते में मिल गया। वो बड़ा खुश हुआ, यार तुम मिल गए और ऐसा ऐसा एक प्रोग्राम है, तुम कल मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेटर से मिलना है, बात करनी है। मैंने उससे कहा मैंने यार वहाँ तो वैसा है, मैं यहाँ 2-4 दिन के लिए आया हूँ, मुझे यहाँ रहना तो है नहीं, तो वापस चला जाऊँ, 600 प्रोग्राम होगा, तो मिल गया, यही बहुत अच्छी बात है। बोला नहीं तू समझ नहीं रहा है, वो इंटरनेशनल चीज है और तू चल। ठीक है, सब तू कह रहा है तो मैं नीलम जी बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होके गया। मैंने कहा वैसे इतना अमाउंट बतलाऊंगा कि आगरा में कोई देखा नहीं था, तो बोला इतना अमाउंट बतलाऊंगा ये अपने आप जो है
वो पीछे हट जाएंगे और मेरी जान छूट जाएगी। मैं गया, फिर उनसे मिला, बढ़िया आदमी थे वो, कुछ उनका है। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर दुबे ऐसे ऐसे हम लोग कर रहे हैं और हिमाचल में बड़ी तारीफ की आपकी, आप इसमें क्या प्रोग्राम देंगे और कितना पैसा खर्च हो जाएगा। तो मैंने नीलम जी बड़ा सोच समझ कर उनसे कहा 30-35 हजार रुपए में खर्च होगा। तो वो बोले कि मैं समझा कि ये मुझे कहने वाले हैं गेट आउट, लेकिन वहाँ बात दूसरी हो गई। मैं कहा अच्छा, तो बोला मैंने एडवांस कितना दे दूंगा आपको, और जो उन्होंने एडवांस का नाम दिया मैं फंस गया। बोले मैंने कहा ये तो गड़बड़ होगी, किसी तरह से मेरा उन्होंने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, एडवांस देने को तैयार हो गए। मैंने एडवांस नहीं था, मैं बाद में बतला दूंगा आपको, अभी है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आप प्रोग्राम क्या देंगे। अब मैं तो कुछ सोच के गया नहीं था। यहाँ पहले अपने सारे म्यूजिशियंस को, यहाँ जितने आगरा में थे 100 को इकट्ठा किया, 100 को बताया मैंने ऐसे बात है। मैंने कहा सब लोग कितना पैसा है, क्या मुझे तो बता नहीं, तुम आप लोग कितना पैसा ले रहे हो। सबों ने अपने अपने पैसे बतला दिए, इतने चाहिए इतने चाहिए। मैंने ठीक है। तो प्रोग्राम का मैंने कहा प्रोग्राम क्या देना है। तो वो सब मैंने बताया ना, हमारे यहाँ म्यूजिशियंस में सबसे बड़ी कमी है एजुकेशन की। उनका सोच उसी दायरे में है, उसके आगे नहीं बढ़ पाते। वो सब अपने फलानी रात दे देंगे, ये दे देंगे, वो देंगे। मैं सोचता रहा, फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आया, इसका टाइटल आया, मैंने बोला रागमाला का हो। मैंने कहा ये बोलो, ये डे ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इन इंडिया। तो लोगों को समझ में आया कि हाँ ये कुछ बात है, और फिर टाइटल भी ऐसा जानदार। गया मैं एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, मैंने कहा मैंने प्रोग्राम सोच लिया है, मैं ये दूंगा। वो उछल पड़ा, मुझे लगा लिया गले से। तो उन्होंने मुझसे जब ये बात सुनकर, ये तो पसंद आ गया उनको टाइटल कि डे ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इन इंडिया। तो इसमें होगा क्या, इसमें भारतीय संगीत का, एक भारतीय संगीत ऐसा संगीत है जो हर समय त्योहार टाइम उससे सबसे बंधा हुआ है। सवेरे 4 बजे ये होगा, ये राग होगा, ये इंस्ट्रूमेंट होगा, ये होगा। तो वो बड़े प्रसन्न हुए को बोला उसमें सारा आप मिडनाइट तक दिखाएंगे। मैंने तो अब जब उनको ये नहीं पता था कि इतना ऑर्केस्ट्रा कितना बड़ा होगा, उन्होंने अभी तो वर्बल बात हो रही थी, देखा था कि कुछ हुई नहीं तो कितना क्या होगा। फिर मेरे गुरु जी ने एक बात मुझसे कही थी जो मैंने वहाँ लखनऊ में दूरदर्शन में यूज किया। बोला बेटा अच्छे आर्टिस्टों से, अच्छे लोगों से तो दुनिया काम निकाल लेती है, तो बुरों से काम निकाल के दिखाया तब तेरी तारीफ है। सही बात। तो आपको नीलम जी शायद याद हो कि गुलाम मोहम्मद और एडम शी, ये दोनों कैजुअल आर्टिस्ट थे रेडियो के। एक कैंगड़ी बजाता था, दूसरा दुतारा बजाता था, आसाम का इंस्ट्रूमेंट। एक फ्लूट प्लेयर था जो बांसुरी बेचा करता था अमीनाबाद में, उन्ना। एक अजीम ढोलक वाला था, वो नेशनल जो इंटरनेशनल सिंगर होते हैं उनके साथ बजाया करता था। इन लोगों को इकट्ठा करके मैंने दूरदर्शन को शुरुआत की और कहाँ तक पहुँचाया। जी बिल्कुल। तो कार्यक्रम वो आपका आगरे वाला काफी सक्सेसफुल रहा। बहुत सक्सेसफुल रहा था जी। और उसकी परिकल्पना ही इतनी मतलब विस्तृत और बिल्कुल नए ढंग की थी कि उससे हिट होना ही था। इन लोगों को कोऑर्डिनेट करना सबसे मुश्किल काम था, इतने इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को। जी उसमें आप देखिए पूरा ग्रुप मैंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया था। जी अब उसमें पेमेंट जैसे जिन लोगों ने बतलाया था उसके हिसाब से मैंने हर आदमी को डबल पेमेंट किया। किसी को ये तो पता नहीं था मैंने वहाँ पे कितना चार्ज किया है। इनके पैसे मैंने बिजली तो कितने चाहिए तो देंगे,
और दूसरी बात ये नीलम जी, इसमें सबसे बढ़िया बात, उनके घर वालों से अप्रिशिएशन मिला मुझे। तो दिवाली का त्योहार था हम दोनों में पास में, रोज मेरे पास तगादे आए, वहाँ से पेमेंट नहीं हुआ, वहाँ से दिवाली के ठीक 1-2 दिन पहले मैंने सबका पेमेंट किया। तो उन लोगों को तो नहीं, उनके घर वालों ने ज्यादा अप्रिशिएट किया, घर वालियों ने। सही बात है। आपको तो पता ही है म्यूजिशियन की हालत क्या है जी। जेब में 2 पैसे ज्यादा हुए, चलो ठेके पर। अच्छा दुबे जी, थोड़ा संक्षेप में मैं चाहूंगी कि ये इसके बाद आपका जो 1975 से लखनऊ दूरदर्शन में म्यूजिक कंपोजर के रूप में जो आपकी पारी रही, उस कार्यकाल को आप किस रूप में याद करते हैं? उसमें नीलम जी ये हुआ कि जब उस इंटरव्यू में काफी लोग आए थे जी म्यूजिक कंपोजर के, लेकिन उसमें कुछ भगवान की ऐसी दया कि मेरे को थोड़ा सा फिल्म की बैकग्राउंड होने की वजह से थोड़ा सहारा मिला, तो लोगों को पता ही नहीं था टेलीविजन होता क्या है, इसलिए उसमें मुझे थोड़ा सा सहारा मिला और ज्वाइन किया मैंने। उसके बाद में पहले ही प्रोग्राम राजभवन में होली का आया, जिसकी भी शायद मैंने आपको दी है जी। उसमें ये हुआ था कि मेरे डायरेक्टर जो थे मिस्टर मंजूर अमीन थे, उन्होंने बता दिया था कि देखो ये तेरा बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो ये होली का प्रोग्राम, इसमें जितनी भी हमारी म्यूजिक की संस्थाएं, भातखंडी है, संगीत नाटक अकेडमी है, आकाशवाणी है और हमें दूरदर्शन, इन चारों का वहाँ पर कंपटीशन होना है। तो एक तरह तो इसमें तुम देख लो कैसे क्या करना है, कैसा नो प्रॉब्लम। तो मैंने सारे म्यूजिशियन मैंने इकट्ठे किए, आप देखेंगे जो बहुत म्यूजिशियन है जी। तो बस फिर उसके बाद जो है वो सब लोगों को मैंने इकट्ठा करके रिहर्सल कराई। बस वो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो प्रोग्राम ऐसा सक्सेसफुल हुआ कि मातम ने मुझे सबसे पहले गोदी में उठा लिया जी। और आपको इस दौरान बड़े नामी शास्त्रीय, उपशास्त्रीय और सुगम कलाकारों के साथ संगत का भी बहुत अवसर मिला। जो लखनऊ महोत्सव जी, लखनऊ महोत्सव होता था जी, उसमें एक भातखंडे कॉलेज के ही थे प्रेम सिंह कनौत जी, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया संगत करने के लिए। सबसे पहले वहाँ पर परवीन सुल्ताना के साथ मैंने बजाया जी। तो वहाँ म्यूजिक कंपोजर बहुत मेरे साथ में एक मनोहर स्वरूप जो आकाशवाणी में, वही ऐसे कंपोजर थे जो मेरी तरह शास्त्रीय संगीत के साथ भी संगत करते थे और तबला वगैरह इन लोगों के साथ भी सोलो बजाते थे। बाकी पूरे इंडिया में कहूँगा शायद ही कुछ होंगे ऐसे कंपोजर जो इन लोगों के साथ भी संगत करते हो जी। तो वो वहाँ मुझे मतलब यही होता था कि रोज नए नए बड़े बड़े आर्टिस्ट आते थे और इंटरनेशनल ट्रेन के आर्टिस्ट, उनके साथ मुझे संगत करने का मौका मिला। ये भगवान की कृपा थी। एक बार एक कोई आए थे महाराष्ट्र थे, बुआ के नाम से कुछ नेम बुआ था, तो उन्होंने एक राग गाया, वो बड़ा रेयर था, बहुत कम लोग गाते। बिहागड़ा, बिहार तो बहुत गाते हैं, बिहागड़ा। तो मुझसे पूछना आपने बिहागड़ा के बारे में तो पता है? मैंने क्या बताऊंगा? तो बोले तुम कैसे बताओगे? आप बतलाओगे वैसे बजा दूंगा। आप आलाप करोगे सारे स्वर पता लग जाएंगे मुझे कि ये स्वर आप लगा रहे हैं, बस मैं उनमें खेल करूंगा। मेरी शक्ल देखते रहे, बोला इससे माकूल जवाब और क्या हो सकता है? बोला आपसे सीख लूंगा मैं और आप मुझे सिखा देंगे मुझे। अब पब्लिक तो समझेगी आप आलाप कर रहे हैं और मैं समझूंगा कि मुझे आप बता रहे हैं कि ये सरेब है। बहुत खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, काफी बुजुर्ग थे वो। तो ऐसे भी लगी मैंने इस तरह की बातें करके वो बहुत कुछ सीखने को भी मिला मुझे। जी बिल्कुल।
एक बार ऐसे ही एक बार संगत में क्या हुआ था, 3 लोग मेरे साथ बैठे हुए थे और तीनों की हालतें अलग अलग। एक उस्ताद रफाती जो ढोलक पर थे, रमाकांत पाठक पखावत पर थे, उस्ताद मुन्ने खां तबले पर थे। इन दोनों का ट्रियो था और नगमा मुझे बजाना था। अच्छा, तो बहुत रेयर रिकॉर्डिंग है, हो रही होगी। हाँ, वो दूरदर्शन के पास होनी चाहिए आज भी। तो अब इनके साथ क्या होता था, कोई चढ़ कर बजाता था, कोई थोड़ा उम्र के हिसाब से थोड़ा वो हो जाता था, तो उसको उसी तरह से लपेटता था मैं। तो उसमें मुझे बताते साथ में खुश होकर चाय पिलाई थी और 2 बार चाय पिलाई उन्होंने मुझे। एक बार ऐसा हुआ कि मैं नई नया गया था, तो जयदेव जी कमल जी के पास में रुका हुआ था। सुबह सुबह की बात है, उन्होंने कहा एक रिकॉर्डिंग की रिहर्सल है, तुम चलो। तो भाई चलिए, मैंने कहा तो सही हो, तो खानदान सही नहीं। तो गए, तो पहली बार मेरी बगाती उस्ताद में कभी मुलाकात हुई थी। वो ढोलक में तो उनका जवाब नहीं था। अरे बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है वहाँ पर जब हुई, तो मैंने जब बैरतवीन बजाया तो बगाती उस्ताद मेरी निकल के रहे। बोले कमल जी से, बोले कमल जी तो रखो यार, पहले मैं उस लड़के को चाय पिलाऊंगा। मैंने बोलता है अभी क्या याद है? अरे बोला कि टाई वाई बांधने वाला लड़का और बैठते भी बजा रहे। और यही मुझसे वो बोली थी, क्या नाम था उनका, बड़ी मशहूर वहाँ की नौटंकी की आर्टिस्ट है, उनकी भी रिकॉर्डिंग है वही, नाम भूल रहा हूँ। नौटंकी की है, कानपुर की जो आर्टिस्ट थी। हाँ, कौन सी भाई, जिनका एक गाना HMV ने कभी रिकॉर्ड किया था, बहुत पॉपुलर हुआ था, गुलाब भाई। गुलाब भाई, हाँ गुलाब भाई, वो भी रिकॉर्डिंग है वहाँ दूरदर्शन। वो भी उस दिन देख कर चौक पड़ी थी मुझे। तो उस दिन में मुझे पता नहीं था रिकॉर्डिंग ऐसे है। मैं अपने नेचुरल जो सूट वूट पहने हुआ था, टाई वाई पर देखा कि जब ये बैठ गया उस पर, पहले तो वो मुझे बड़ी अजीब सी निगाह से देख रही थी। बोले फिर क्या मजा आएगा, टाई वाई बांधने वाला रहता भी क्या समझे। जैसे मैं बैठा तो मैंने कहा, उनसे पूछा, मैंने कहा आप कानपुर वाली बैठते भी दिखाऊं या ब्रज वाली? उस दिन फिर गुलाब भाई ने पूरा कर दिया। उन्होंने ब्रज की जो है बैठते भी बहुत मुश्किल है, उसमें लाभकारी और मुर्की कारोबार। अच्छा दुबे जी, ये दूरदर्शन से आपका रिटायरमेंट 1996 में हुआ और ये आपका रिटायरमेंट का सिल्वर जुबली वर्ष है। बहुत सारी बातें हम लोग काफी देर से कर रहे हैं, सब संगीत के किसी न किसी पक्ष से जुड़ी हुई हैं। जो आपने जो प्रयोग किए, जितने क्षेत्रों में काम किया, और जो मूल रूप से आपकी एक शिक्षा शुरुआत में हुई कि आप हर विधा में बेसिक सबके जानते हैं, आप फंडामेंटल म्यूजिक आपको बहुत अच्छे से आता है। संगीत और आप अलग हो ही नहीं सकते जी। तो बहुत अच्छा लगा दुबे जी आपसे बातचीत करके, और सारी जिंदगी आपकी बहुत नियमबद्ध रही। जहाँ भी आपको जो नियम से अलग लगा उसके लिए आपने आवाज उठाई और उसके लिए पूरा फाइट भी की, और इसी अनुशासन से जीवन जीने के कारण ही आज आप जीवन के इस पड़ाव पर भी बड़े फख्र से कहते हैं कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। ईश्वर आपका ये हौसला ऐसे ही बनाए रखे, और मन के मौसम YouTube चैनल में शामिल होने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।